मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मियां मोहम्मद अमजद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर हैं। मियां अमजद साहब, ये बताइएगा कि बजट की आमद है और आप क्या प्रपोजल देना चाहते हैं? बजट प्रपोजल पे देखें, इस दफ़ा हम भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इस दफ़ा मेजर चेंजेस आएंगी टैक्स में, जो कि लास्ट 2-3 ईयर से जो सेक्टर्स फ्लॉप चल रहे हैं उनको दोबारा से एक्टिव करने के लिए जो पॉलिसी आ रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रियल स्टेट सेक्टर, जिसमें प्रॉपर्टीज़ के रेट की आपको पता है फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर की वजह से जो रेट की वेरिएशन हुई, टैक्स रेट चेंज हुए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर और सेल परचेज के ऊपर अवॉइड करना शुरू हो गए और आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ। उसके ऊपर जो चेंजेस हैं उसमें हमारी ये प्रपोजल है कि टैक्स रेट कम करना चाहिए, 236C का टैक्स और 236K के टैक्स को रिड्यूस करना चाहिए। कम से कम 3% इन्होंने किया है और उससे रिड्यूस करके 1% पे लेके आए। इसमें जो मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि जब एक इनकम टैक्स पेयर की ऑलरेडी टैक्स हो चुकी हुई है तो उसी इनकम से वो आगे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसकी इनकम री इन्वेस्ट हो रही है टैक्सेशन के बाद। तो जब कोई इनकम री इन्वेस्ट होती है टैक्सेशन के बाद, उसके ऊपर टैक्स रेट अगर आप ज़्यादा रखें तो टैक्स पेयर वो री इन्वेस्ट उस सेक्टर में करेगा जहाँ पे उसको टैक्स रेट कम मिलेगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्होंने टैक्स रेट इंक्रीज करने से वो क्या हुआ कि लोग फिर अदर सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए, तो इसलिए वो फ्लॉप हो गया। ये 3% से रिड्यूस करके अगर 1% पे आ जाएगा तो आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को दोबारा से बूम मिलेगा, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा। और दूसरा आपका जो बजट प्रपोजल में जो नेक्स्ट मेजर चेंजेस जो हमें नज़र आ रहा है, इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में 7E का इन्होंने लॉ इम्प्लीमेंट किया कि सर्टिफिकेट लेके आएंगे 7E का, कि आपने 7E का टैक्स पे किया है कि नहीं किया। उसके ऊपर वो कमिश्नर से अप्रूवल और सर्टिफिकेट वाला प्रोसीजर लेके आए, जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र के टाइम पे सोसाइटीज़ वालों की एक रिक्वायरमेंट थी, उसकी वजह से वो टैक्स पेयर को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी और प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। तो वो 7E को आई थिंक ख़त्म कर देंगे। उसको ख़त्म करने से भी ये काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कि लोगों के जो माइंड के ऊपर एक बोझ डला होता है कि यार ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बेहतरी आएगी 7E के ख़त्म होने से। और सेकंड जो मेजर चेंज है 4C के ऊपर है। 4C आपको पता है सुपर टैक्स की इन्होंने स्लैब चेंज की थी। स्लैब चेंज करने से जो छोटे सेक्टर्स के कुछ लोग थे उनके ऊपर भी काफ़ी बोझ डला है। तो मेरे ख्याल में 4C के ऊपर इन्होंने स्लैब को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और स्लैब चेंज करनी चाहिए। और सेकंड जो असेसमेंट ऑफिसर्स हैं जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करके एक हमारी इनकम को असेस करके इंक्रीज़ करते हैं, उसके ऊपर जब 4C लगाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए कि एक एक्सपोर्टी ऑर्डर के ऊपर अगर एक ऑफिसर असेसमेंट करता है, असेसमेंट करके वो आपकी प्रॉफिट को बढ़ा देता है और उसके ऊपर 4C लगा के सेपरेट और उसको 4C कलेक्शन करने की कोशिश करता है। इसके ऊपर महकमे को ज़रा फोकस करना चाहिए कि अगर एक एक्सपोर्टी ऑर्डर है या कोई भी ऐसा असेसमेंट ऑर्डर जो अपील चैलेंज है उसके ऊपर उसकी 4C की असेसमेंट नहीं होनी चाहिए। 4C उसके ऊपर वो इस तरह से अप्लाई नहीं करना चाहिए जब तक उसका फाइनल डिसीजन ना आ जाए कोर्ट का कि इस ऑर्डर के ऊपर क्या वाकई इसका इनकम असेस होकर सुपर टैक्स से क्रॉस कर चुकी है, तो फिर उसके ऊपर होना चाहिए। ये एक प्रोसीजर डिफाइन करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर मेजर चेंजेस आजकल इशू आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी डिसीजन दिया था कि 111 का सेपरेट नोटिस, अगर 122 की असेसमेंट चल रही है और उसके अगेंस्ट 111 का पॉइंट बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेपरेट नोटिस देना ज़रूरी है। तो लॉ के अंदर ये क्लैरिटी एक होनी चाहिए कि सेपरेट नोटिस दे के क्या उसको सेपरेट कंक्लूड भी करना चाहिए। 111 को कंक्लूड करना है तो क्या उसके अगेंस्ट कोई अपील भी फाइल होगी कि नहीं, क्या 111 का कोई ऑर्डर, उसमें एक इनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि 111 के नोटिस को 122 के 9 के अंदर ही वो जाके उसको कंक्लूड करेगा या 111 के वो अलहदा से उसे कंक्लूड करना ज़रूरी है। इस बजट में ये भी एक मेजर चेंजेस आना ज़रूरी है। क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर के लिए भी, क्योंकि वो भी ये सोच रहे होते हैं कि हम सेपरेट नोटिस तो इशू कर रहे हैं, सेपरेट नोटिस के साथ क्या हम सेपरेट प्रोसीडिंग भी ड्रॉप करेंगे या उसके ऊपर कोई ऑर्डर भी पास करेंगे, ये क्या करेंगे, इसकी क्लैरिफिकेशन भी एक होनी चाहिए। ये इनकम टैक्स के हवाले से जो मेजर चेंजेस हैं जो ज़रूरी हैं। बाकी तो आपको पता है कि टैक्स रेट्स में, सैलरीज़ में इन्होंने इस दफ़ा कहा है कि हम स्लैब कम करेंगे, सैलरी पर्सन के ऊपर टैक्स थोड़ा कम करेंगे। वो अदर तो चेंजेस आनी है, लेकिन जो हमें असेसमेंट के स्टेज पे जो इश्यूज़ आते हैं ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ज़रा अच्छी तरह मैनेज करें। और सेल टैक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो सेल टैक्स का इशू तो आजकल जो है ना वो मेजर इशू है, क्योंकि इनकम टैक्स तो आप ईयरली बेस पे या विद होल्डिंग के ऊपर दे रहे होते हैं, जबकि सेल टैक्स आप हर ऐसी चीज़ पे दे रहे होते हैं जो चीज़ हम रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं।
तो सेल टैक्स ही मेन टैक्स होता है जिससे हमारा बजट ऊपर जाता है, जो हमारे मंथली कलेक्शन में मेन रोल अदा करता है। तो सेल टैक्स में अभी जो चेंजेस आई हैं वो एक ऐसी चेंजेस हैं जबरी ही इम्प्लीमेंट करवाई जा रही हैं, जिसके बैक एंड पे ना तो कोई फैसिलिटेशन ऑफिसर है कोई जो हमें फैसिलिटेट करे प्रॉपरली कि आप अगर एनेक्चर जे है, एनेक्चर एच है, प्रोडक्शन से रेलिवेंट कोई अगर प्रोसीजर इन्होंने दिया है तो उसको इंटीग्रेट अगर करना है इनवॉइसेस को, तो कोई भी अगर आप लॉ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई भी नए SROs के तहत आप नई चीज़ें अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर लेके आना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले आप टैक्स पेयर्स को एक प्रोसीजर के तहत उससे पहले बताएं कि ये हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जबरी आप करते हैं तो आप देखें कि आपने कहा फेब और मार्च की रिटर्न्स के ऊपर हम एनेक्चर जे और एनेक्चर एच की वर्किंग करके अपलोड करनी है। आप देखें आपको सेल टैक्स की रिटर्नों में एक्सटेंशन देनी पड़ी, उसकी वजह से क्या हुआ, इशू फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ, प्रोडक्शन डाटा वहाँ पे फीड करते हैं तो उसमें एरर आता है। तो जब तक आपका सिस्टम अच्छा नहीं होगा तब तक आप टैक्स पेयर्स के ऊपर कैसे फोर्सफुली कोई चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। पहले अपना सिस्टम अच्छा करें। सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा कि फैसिलिटेशन ऑफिसर्स ऐसे होने चाहिए, जैसे आपने डिजिटल इनवॉइसेस का प्रोसीजर बनाया, आपने वहाँ पे एक लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट बनाया कि हम इन लोगों को लाइसेंस देंगे जो इंटीग्रेट करेंगे, या जो डिपार्टमेंट के फैसिलिटेशन ऑफिसर्स हैं उनके पास इतना पूरा नॉलेज नहीं है कि वो हमें बता सके आपने कैसे डिजिटल इनवॉइसेस सिस्टम लेके आना है, और जिसके अंदर आपने पहले डेट की कि हम मई के अंदर 1 मई से आप इसको लेके आएंगे, अपनी डिजिटल इनवॉइसेस लेके आएंगे। बाद में 30 अप्रैल को सर्कुलर इशू कर दिया कि नोटिफिकेशन दिया कि इसकी डेट हम बढ़ा दी है। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की 1 जून है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है उसके लिए वो 1 जुलाई है, इस तरह वो उन्होंने दिया है। सर डेट बढ़ा के चीज़ों को ऐसे लेके आने से आपकी भी इसमें आती है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं क्या उनको नहीं पता कि वो डेट अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके सिस्टम में फॉल्ट है। तो सिस्टम में फॉल्ट नहीं ठीक होगा तो आपको बार बार डेट देनी पड़ेगी। इसलिए आप कोई भी पॉलिसी लेके आते हैं तो उसमें पहले अपने सिस्टम को बनाएं, सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करें कि हमें इश्यूज़ ना आएँ। हमें इश्यूज़ आते हैं तो हम जब FBR से कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जाते हैं तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता कि वो हमें ये बता सकें कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। वो हमें आगे से ये कह रहे होते हैं आप बोर्ड में ईमेल करें या हेल्पलाइन पर रब्ता करें। हेल्पलाइन पर रब्ता करते हैं तो उनके पास भी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होते। तो ये ऐसे इशूज़ हैं जो कि हमें यहाँ से किसी के पास सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते। आप पॉलिसी तो लेके आ रहे हैं जिसके लिए हमें फ़ायदा है। अब सेल टैक्स की रिटर्न में डिजिटल इनवॉइसेस होंगे, नो डाउट के हमारी जो फेक फ्लाइन इनवॉइसेस हैं या कोई भी करप्शंस के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म होंगे। फ़ायदा तो है, लेकिन ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास वो उस तरह का सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जिस सिस्टम के तहत आप ये बात कर सकें कि ये सिस्टम है हमारा और इसमें ये प्रोसीजर है और इस तरह आपने इसको अडॉप्ट करना है, ये इस तरह इंटीग्रेट करना है और इस तरह इसको डिजिटल लेके चलना है। अगर एनेक्चर जे है, एनेक्चर एच है, अगर प्रोडक्शन का रिकॉर्ड अगर आपने प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी एक जबरी नहीं होना चाहिए कि आपने आज से ही करना है। जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तानी के हम दिनों दिन अमीर हो जाएँ या रात सोएँ और सुबह उठे और हम अमीर हो जाएँ, इसी तरह पॉलिसी मेकर भी यही कहते हैं कि आज हमने पॉलिसी दी है और कल को वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ऐसे नहीं होता। अगर आप अदर कंट्री के साथ कंपेयर करें, अगर UAE में वैट आना था तो उन्होंने पहले इम्प्लीमेंट करवाने से पहले उसके रूल्स दिए थे। तो आज देखें वो किस तरह अपना वैट लोगों के ऊपर अप्लाई करके वो लोग उसको पे भी कर रहे हैं और अच्छी तरह चल रहा है। हमारे यहाँ पे कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। उसमें मसला ये है कि जब तक आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं उसके बैकएंड पे आपके रूल्स नहीं है या उसके बैकएंड पे आपके पास पूरी वर्किंग नहीं है, उसके ऊपर फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट में कोई ऐसे स्टाफ नहीं अवेलेबल, तो आप कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं? आप कभी भी नहीं करवा सकते। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपके पास स्टाफ और कम्पिटेंट लोग होना ज़रूरी है जो लोगों को गाइड कर सकें, लोगों को इम्प्लीमेंट करवा सकें। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनवॉइसेस इंशाल्लाह ये करप्शन वगैरह जो है फेक फ्लाई इनवॉइसेस ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें सारी बेहतर होंगी हमारे। बहुत शुक्रिया मियां हमजा साहब, आपने हम टाइम दे। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।